35 से 48 तक। तो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की बात हो रही, तो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस क्या एस्टैब्लिशमेंट कैसा हुआ, उसको कैसा कायम करे थे, उस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो 1935 से 38 का जो दौर रहा, ये क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा, अब तो हम हैदराबाद दक्कन के हद तक ही पढ़ रहे, लेकिन अगर इंडियन लेवल में जाएंगे तो 1935 आते आते क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था, और इसी वक्त 35 में जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक कायम कर दिए थे। ब्रिटिश वाले जो है सिविल सर्विसेज में इंडियंस को अलाउ कर रहे थे। ब्रिटिश वाले जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ओहदों पे इंडियंस को अलाउ कर रहे थे ना, जैसा जैसा वॉइस रॉय बदल रहा था। ये मिंटो मार ले। जी, मिंटो मार्ले एक्ट, बहुत लंबी लिस्ट है, तकरीबन 21-22 अलग अलग एक्ट्स है। ये सारी जो है 1847 57 के रिवोल्ट के बाद से क्या हुआ कि इसके पूरे मेरे पास नोट्स है। तो बहरहाल 57 के बाद से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में चले जाता, कंपनी का एक्ट खत्म होता, और उसके बाद से जो है एक तरह से वो जो वहां की पार्लियामेंट है, लंदन जो यूके की पार्लियामेंट है, उसके अंडर चले जाता। तो वहां से कानून बनते, वहां से जो है वहां का जो फॉरेन सेक्रेटरी रहता, वो एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट का इंचार्ज बनता। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश इंडिया में क्या हो रहा था कि ब्रिटिश इंडिया में एक तरह से ब्रिटिश वाले जैसा पहले मनमानी करते थे वैसा नहीं हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस आ रहे थे, सिविल सर्विसेज में इंडियंस आ रहे थे, और जो है पहले जैसा जिसको चाहे उसको गिरफ्तार करते थे। बाजाब्ता जो है उसका एक रूल रेगुलेशन सिस्टम आ गया था। और महात्मा गांधी भी जो है स्वदेशी मूवमेंट्स को पूरे इंडिया में काम कर रहे थे, और धीरे धीरे जो है हर चीज एक तरह से ब्रिटिश वालों के लिए जमीन तंग होती जा रही थी। तो अब वो चीज यहाँ पे भी महसूस कर रहे थे कि निजाम को सबसे बड़ा सपोर्ट किसके जरिए से था, सबसे बड़ा सपोर्ट मतलब उनके उन्हों किसके साए में महफूज रहते थे, एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिशर। जमीन तंग होने का मतलब क्या है, एक तरह से आपके लिए भी। तो एक एक क्या करे कि यहाँ पे एक यहाँ पर एक इंडियन लेवल पे जो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म होना, हम जो है बाजाब्ता जिम्मेदार बनना, ये चीजें चल रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कमेटी कायम करे, बता रहे हैं यहाँ पे, अरावा मूडू अयंगार कमेटी, ये जो है निजाम की तरफ से कायम करे थे। क्यों क्यों कायम करे थे, इसलिए कायम करे थे कि अब निजाम को लग रहा था कि भाई अब मैं जो है अपनी मनमानी नहीं करूंगा। और जो है मनमानी थी भी नहीं, लेकिन जो भी उस वक्त के हालात, जो जो उस वक्त का जो सिस्टम था, उस सिस्टम के हिसाब से उन्होंने चाह रहे थे कि भाई हम जो है एक रेस्पॉन्स, एक जहां पे लोगों की शिराकतदारी रहना, और जो है जो रिफॉर्म्स रहना, उस चीज की बात हो रही थी। जो तब्दीलियां करना एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको उन्हें महसूस कर रहे थे। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ कि जो निजाम स्टेट में क्या हुआ कि कोई किसी किस्म का रिफॉर्म अलाउ नहीं होता था। तो बहरहाल ये लोग जो हैदराबाद के जो लीडर्स रहते थे, जो आंध्र महासभा के अंडर रहते हुए काम करते थे, वो लोग क्या करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जहां जहां मीटिंग्स होते थे वहां अटेंड करते थे, और वहां से इंस्पिरेशन लेके आते थे। तो ये सारी चीजें जो है उनको इंस्पिरेशन मिलता था। तो बहरहाल ये क्या होता कि एक कन्वेंशन बनता, एक कन्वेंशन मतलब एक प्लेटफॉर्म रहता पहले। ये जो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग्स में अटेंड करते थे, उनका एक प्लेटफॉर्म रहता था, वो लोग अटेंड करते थे और हम अपने आइडियाज को शेयर करते थे। तो बाद में क्या होता, 1938 29 जनवरी को जो है ये जो कन्वेंशन, ये जो तंजीम रहती, ये जाके हैदराबाद स्टेट कांग्रेस बन जाती। ठीक है, इनका मकसद क्या रहता है कि हम लोग आगे चल के हैदराबाद में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हासिल करेंगे, ये इनका मकसद रहता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? जी सर। ठीक है। तो ये जो तब्दीली रहती, ये जो डेवलपमेंट रहता, ये जो कदम होता कि हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, ये जो है एक हैदराबाद स्टेट की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा कदम माना जाता। क्योंकि इसके इसके बाद क्या होता कि लोग क्या करते, पहले डर डर के लोगों के अंदर कोई प्रोटेस्ट करना है तो एक खौफ का माहौल रहता था, एक डर का माहौल रहता था कि निजाम की पुलिस क्या करती कैसा करती, बल्कि वो डर खत्म हो जाता। तो इसकी वजह से क्या होता, जितनी अवामी तहरीकें रहती, वो जो है जोर पकड़ती, और सिविल राइट्स की बात होती, सिविल राइट्स का मतलब शहरी हुकूक की बात होती, और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कायम होने की बात होती। तो इस तरह से जो है
एक एक बहुत बड़ा कदम जो है हैदराबाद स्टेट कांग्रेस बनने के बाद यहाँ पे शुरू होता। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता कि ये जैसा आंध्रा जनसंघम है, जैसा तेलंगाना में कायम हुआ, तो सेम उस चीज को देखते हुए महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र परिषद बोल के भी खोल लेते। कर्नाटक जबान, कन्नड़ जबान बोलने वाले कर्नाटक परिषद बोल के भी खोलते। और यहाँ पे क्या होता कि क्या क्या करते कि अ, लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होता, मतलब ब्रिटिशर्स के कॉन्फ्रेंसेस होते कि प्रिंसली स्टेट्स जितने भी है पूरे इंडिया में, वहां पे लोगों को फंडामेंटल राइट्स देना, मतलब लोगों को क्या है, बुनियादी हुकूक फराहम करना। तो ये सारी चीजें चलती। और उसके अलावा हैदराबाद में भी क्या होता, स्वदेशी मूवमेंट भी जो है जोर पकड़ लेता। और जैसा मैं इससे पहले बताया था कि हैदराबाद स्टेट कांग्रेस में जो लोग कायम करे थे, वो एक्चुअल में पहले वो लोग थे जो इंडियन नेशनल, ऑल इंडिया कांग्रेस के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हरिपुरा में 1938 में, वहां पे जो कुछ नौजवान जाते, वहां जाने के बाद अटेंड करते और वहां पे मतलब जहां डिस्कस करते ब्रिटिश के खिलाफ। और ये भी डिस्कशन में आता कि प्रिंसली स्टेट में जो आवाम के लिए जो बुनियादी हुकूक नहीं हासिल हो रहे, वो सारी चीजें डिस्कशन पे आते। तो वो फिर वो लोग क्या करते कि अपनी बात बताते कि हैदराबाद में ऐसे हो रहे, ये हालात है, हम लोगों को कुछ करना है, तो हम लोगों को ऐसा सप्रेस कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अपनी सारी बातें बताते। फिर वो लोग जो है हरिपुरा में जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके ये लोग आते। यही बात बता रहे कि तो ये जो है एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनता है। ये बाद में हरिपुरा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद जो लोग वो कॉन्फ्रेंस से वापस होते, तो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, पहले क्या था ये, पहले एक एक आइडिया शेयरिंग, एक हम ख्याल ग्रुप की एक जमात थी। बाद में ये पॉलिटिकल कांग्रेस बनता, जो उसका नाम यही यही बात है ये कि हैदराबाद स्टेट कांग्रेस बनता है। तो पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बताया। तो अब क्या है कि स्वामी रामानंदा तीर्था, इन्हों क्या करते, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के मतलब क्याम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनका नाम क्या है, स्वामी रामानंदा तीर्था, ये नाम याद रखिए। ठीक है। तो ये जब निजाम देखते तो इसको क्या करते, बैन कर देते। ठीक है, समझ गए आप लोग। जैसे ही ये कायम होता, निजाम क्या करते इसको, जब इसको बैन मतलब यहाँ पे किताब में बता रहा कि बट हैदराबाद स्टेट कांग्रेस वाज बैंड इवन बिफोर इट्स बर्थ, यानी वो पैदा होने से पहले ही उसको ममनू करार देते। तो कैसा करते निजाम, गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती कि भाई हैदराबाद स्टेट कांग्रेस जो है कम्युनल जमात है। ठीक है, क्या है, फिरका परस्त जमात है। तो ये जैसा पुलिस जो है किसी भी चीज पे पाबंदी लगाना है तो कोई रीजन लगाते ना, तो ये बोलते हैं कि भाई ये कम्युनल है। ये क्यों कम्युनल है, क्योंकि जो बयान था उसके जवाब में वो ये था कि जो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस है उसमें जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो मोस्टली हिंदूज हैं। क्या है ये लोग, हिंदू है। हिंदूज हैं। तो ये क्या है कि इनका मकसद ही ये है कि हिंदुओं को जो है पॉलिटिकल राइट्स देना, ये मुतालबा है असल। इस मुतालबे की आड़ में जो है आप लोग जो है ये बोलना चाह रहे हैं कि स्टेट में जो है, हैदराबाद स्टेट में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो हिंदू है, और आप चाह रहे हैं कि हिंदुओं को हुकूक देना है। और इस जो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस में जितने मेंबर्स हैं उनमें भी जो है ज्यादातर लोग हिंदू है। तो ये एक तरह से क्या है, कम्युनल है। और एक दूसरी वजह भी है इसको, ये है कि निजाम गवर्नमेंट जो है ये एक वजह पाबंदी लगाने की वो ये है कि निजाम गवर्नमेंट को महसूस हो रहा था कि जो इंडिया भर में आजादी की जो सदाएं बुलंद हो रही थी इंडिया भर में, उनको भी लग रहा था कि वो लहर जो है तेलंगाना, जो हैदराबाद स्टेट में भी प्रिंसली, जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट है, वहां भी जो है उसके वेव्स वेव्स ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी की लड़ाई की लहर जो है हैदराबाद स्टेट में भी चल रही। तो ये भी वजह है। तो दो वजूहात की बिना पर जो है इस तंजीम को ममनू करार दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये किस किस तारीख को बैन करे, 7 सितंबर 1938 को बैन करे। तो एक बेबी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब किल्ड, मतलब यही बता रहे कि एक छोटा सा बच्चे की शक्ल में जो है ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इसको खत्म कर दिए थे। तो बहरहाल क्या करे, कांग्रेस की एक आदत है, ये लोग सत्याग्रह बोलते, क्या बोलते सत्याग्रह के नाम से ये लोग प्रोटेस्ट करते। ये कांग्रेस की खास बात है। आप अभी भी पर्सन जो है शायद राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करे थे ना, ठीक है, वो गुजरात कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद भी ये लोग सत्याग्रह करे। तो ये सत्याग्रह वही है, वो जब से उसकी तारीख है, समझ रहे हैं आप लोग, सत्याग्रह। जी सर। ठीक है। फिर उसके बाद सत्याग्रह मतलब एक तरह से एहतजाज शुरू हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
तो इसका मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हैदराबाद स्टेट कांग्रेस है, ये जो है बना था, एक अडहॉक कमेटी है। और अडहॉक कमेटी ने जो है कुछ अहदाफ, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। तो इसकी सदारत कौन करे थे? बुरगुला रामकृष्ण राव। क्या नाम है इनका? BRK। क्या है? BRK। BRK भवन है, देखिए। आप अगर ग्रुप 2 के ऑफिसर बनेंगे ना, तो आपकी ट्रेनिंग यहीं पे बनेगी, ठीक है? BRK भवन। यहाँ पे अगर आपकी ट्रेनिंग हुई ना, तो लंच ब्रेक में आप टैंक बंड को देख सकते हैं, हुसैन सागर के खूबसूरत नजारों के बीच में। आप ग्रुप टू की ट्रेनिंग लेंगे आप, इंशाल्लाह। है ना इरादा? जी सर, इंशाल्लाह। तेलंगाना मूवमेंट है ही मेन। आमतौर पे पढ़ने वाले ग्रुप 2 वाले पढ़ते हैं। तो आप लोग कॉम्पिटिट किससे करना है मालूम है आपको? उस्मानिया यूनिवर्सिटी में लाठी के मारा खाए तो कई ग्रुप 2 के उम्मीदवार रहते, उन लोगों के साथ आपका मुकाबला करना है। लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ मैं। और मैं ये चीज महसूस करा कि अगर आप लोग रोजाना 5 से 6 घंटे भी पढ़े, तो आप भी किसी से कम नहीं है, बता रहा हूँ आपको। डेडिकेटेड स्टडी अभी भी। अब मैं मेन ग्रुप 2 के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अपने पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, ठीक है? अगस्त के एंड में एग्जाम है। अभी भी अगर कोई बंदा 5 घंटे पढ़ लिया एक दिन में, तो उन्हें आराम से कामयाब हो सकता। बस 3-4 सब्जेक्ट है आपके। एक तेलंगाना मूवमेंट, और इंडियन जितने भी सब्जेक्ट्स है, जैसा आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीजें तो पढ़ना है। साथ में तेलंगाना के सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तेलंगाना मूवमेंट और तेलंगाना की इकोनॉमी एंड कल्चर, ये चीजें। और तेलंगाना की तहरीक, ये जो ये जितनी चीजें हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह। BRK भवन में 2019 में ट्रेनिंग हुई थी ग्रुप 2 के ऑफिसर्स की। मेरे भी एक दोस्त है, मेरे को कई बार गाइड करते रहते उन्होंने। तो उन्होंने बोले कि भाई मेरी BRK भवन में ट्रेनिंग हुई। यहाँ तक कि जितने उर्दू ऑफिसर्स जो हुए 2018 में, उनकी भी ट्रेनिंग यहीं पे हुई थी। तो बहरहाल BRK नाम याद रखे। तो हु इज BRK? अच्छा, और एक इनकी खास बात है, बुरगुला रामकृष्ण राव। कौन है इनो? बुरगुला रामकृष्ण हैदराबाद राव चीफ मिनिस्टर। हैदराबाद चीफ स्टेट हैदराबाद कांग्रेस स्टेट के के सीएम रहे थे कमेटी। वो। चीफ मिनिस्टर सर हैदराबाद से। 1952 में इलेक्शन होते, और इन शाद नगर से जो है जीत के आते। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ, फर्स्ट एंड लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद स्टेट। लास्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं? अच्छा। लास्ट क्यों बोल अच्छा, रहा हूँ? ऑपरेशन उसके बाद ऑपरेशन पोलो हुआ था। उसके बाद हैदराबाद मर्ज टू इंडिया। नहीं 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 नहीं, मैं आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ऑपरेशन पोलो जी 1948 में होता। उसके बाद जी। ये 7 दिन का रहता। उसके बाद 2 साल तक MK वेल्लोड, नहीं, 2 साल तक जो है आर्मी की गवर्नमेंट रहती, ठीक है? आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन रहता। ये जो 2 साल रहता है ना, 48 से 50 तक, ये बहुत ज्यादा खतरनाक दिन रहते। समझे आप? वो ओके 7 दिन कुछ नहीं। ओके। ये फिर उसके बाद कंप्लेंट आता, हम आगे पढ़ेंगे उसके। शिकायतें आती कि भाई ये हटाओ हटाओ, ये आर्मी, आर्मी की हुकूमत, मिलिट्री गवर्नमेंट। उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट आती 2 साल तक, 50 से 52 तक। 52 में तक चलती सिविलियन गवर्नमेंट। 52 में इलेक्शंस होते। अब बताइए ऑपरेशन पोलो 52 में हुआ क्या? 52 में इलेक्शंस होते, और 48 में 52 हुआ। के बाद से रिफॉर्म्स होते। जागीरदार सिस्टम खत्म करते, वो करते, ये करते। फिर उसके बाद सब कुछ होता। 56 आते 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 हैदराबाद स्टेट ही खत्म हो जाता पूरे को। क्या होता वो हैदराबाद स्टेट जाके बाद में? आंध्र प्रदेश बनता 56। जी सर, जी सर। उसके बाद कभी अच्छा। हैदराबाद स्टेट बना क्या? उसके बाद हैदराबाद स्टेट बना कभी? नो। नहीं। नहीं उसके बना। बाद तेलंगाना स्टेट बना। इसलिए मैं क्या बोलता यस हूँ, सर। हैदराबाद स्टेट के फर्स्ट एंड लास्ट चीफ मिनिस्टर है। तो ये बात ओके। अच्छे से याद रखो। 48 में पोलो हुआ, 2 साल आर्मी की गवर्नमेंट थी, और 2 साल सिविलियन गवर्नमेंट थी। आर्मी की गवर्नमेंट 2 साल ही कई को थी, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था, ठीक है? और एक तरह से बताते कि मुसलमानों पे बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। आगे पढ़ेंगे आप, शॉक हो जाएंगे आप। वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की बुक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बहरहाल ये सारी चीजें होती। तो आउट ऑफ हम कहीं और चले जा रहे, ठीक है? तो बुरुगुला रामकृष्ण राव को अच्छे से याद रखिए। तो बहरहाल ये जो अडहॉक कमेटी रहती है हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की, इनके कुछ डिमांड्स रहते, ऑब्जेक्टिव्स रहते। वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स रहना, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना, फ्रीडम ऑफ प्रेस रहना। फ्रीडम ऑफ स्पीच को उर्दू में क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलना हो, ठीक है, बोलने की इजहार राय की आजादी बोल सकते हैं आप, ठीक है? फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब आ, आजादी सहाफत। और रिमूविंग
द ऑब्स्टैकल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन विथ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो यहाँ पे यह है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब आप मेर मतलब लोगों को ये आजादी रहना कि उन जो है अपनी मर्जी से मजहब बदलना, ये इसके लिए जो जो तंजीमें काम करती उसमें रुकावट नहीं डालना हुकूमत। इसी तरह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पैदा करना, यानी आईनी इस्लाहात फराहम करना, और जो है हैदराबाद स्टेट में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना, और पब्लिक सर्विस कमीशन रहना, किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज मतलब जो भी कम्युनिटी उस दौर में थी, उनके लिए रिजर्वेशन रहना, किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 साल तक, हालांकि इलेक्शन ही नहीं होते थे। तो बहरहाल उसके अलावा एडहॉक कमेटी के अलावा एक्शन कमेटी भी बनाई गई, जिसकी सदारत गोविंद राव नानल करते, और रामकृष्ण धूत उसके जनरल सेक्रेटरी रहते, और रावी नारायण रेड्डी, श्रीनिवास राव बोजीकर और जनार्दन राव देसाई उसके मेंबर्स रहते। और कमेटी जो है स्वामी रामानंद तीर्था को इसके डायरेक्टर के तौर पे मतलब तकर्रुर करती। तो बहरहाल इसकी जो सरगर्मियां हैं, ये 1938 सत्याग्रह जो है ये 1938 के बाद से शुरू होते, और टोटल 18 बैच मतलब ग्रुप्स बनते, और ये लोग जो है 24 अक्टूबर से लेके 24 दिसंबर 1938 तक जो है सत्याग्रह करते, और उसके बाद उन सब लोगों को गिरफ्तार कर देते, और उसके बाद जो है महात्मा गांधी के कहने पे ये सारे सत्याग्रही को सस्पेंड कर देते। ठीक है।